नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। मित्रों, आप सबका स्वागत है कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप सब लोग सुखी और सुरक्षित होंगे। मेरी तरफ से आपको मंगल कामनाएं। मित्रों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ वह बिहार के गोपालगंज ज़िले से है। गोपालगंज ज़िले में एक मोहन यादव नाम के व्यक्ति थे। मोहन यादव का एक बेटा था जो मुंबई में रहा करता था। मुंबई में 30,000 रुपये महीने की एक नौकरी करता था। दरअसल मोहन यादव का परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर था। उनका एक ही बेटा था, तो 10वीं पास करने के बाद वह कुछ लड़के उस गांव के काम करते थे मुंबई में, तो उन्हीं के साथ जो है मुंबई चला जाता है। मुंबई जाने के बाद वह पैसा कमाने लगता है और बराबर पैसा घर पर भेजता है। तो गोपाल यादव जी सोचते हैं कि अब लड़के की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि लड़का जो है अब योग्य हो गया है, पैसा भी 2 पैसा कमा रहा है और अब समय हो गया है, शादी हो जानी चाहिए। तो गोपाल यादव की पत्नी का नाम था चंपा यादव। तो चंपा यादव और गोपाल यादव ने मिलकर के यह तय किया कि बेटे का विवाह इसी साल कर दिया जाए। तो ये लोग इसी उधेड़-बुन में लगे हुए थे कि तब तक एक रिश्ता आया। रमेश यादव बेतिया ज़िले के थे, बेतिया के थे। तो वो जो है आते हैं इनके दरवाजे पर और कुछ मीडिएटर्स के साथ, तो इनकी शादी, इनके बेटे की शादी रमेश यादव की बेटी से तय हो जाता है। रमेश यादव की 2 बेटियां थी। एक रेखा थी, एक रूबी थी। तो रूबी और रेखा दोनों जुड़वे बहनें थी। रेखा 2 मिनट बड़ी थी तो रूबी 2 मिनट छोटी थी। तो रमेश यादव ने सोचा कि पहले एक बेटी की शादी करते हैं, रेखा की, और रेखा की बात तो फिर रूबी की शादी बाद में करेंगे। तो रेखा की शादी रमेश यादव मोहन यादव के घर गोपाल यादव, मोहन यादव के लड़के गोपाल यादव से तय कर देते हैं। शादी तय होने के बाद अब डेट रखने की बात आती है कि वह तिथि रख दी जाए जबकि शादी करनी है। तो ये घटना है 2019 की। तो 2019 में एक दिन फिर रमेश यादव जो है शादी तय होने के बाद मोहन यादव के घर आते हैं और कहते हैं, भैया आजकल जो समय चल रहा है, जो ज़माना चल रहा है, उसमें लोग अक्सर दहेज वहेज मांगते हैं। तो आप बताइए आप कितना लेंगे और हमारी औकात होगी तो आपके यहाँ शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो गोपाल यादव के पिताजी जो थे मोहन यादव कहते हैं कि अरे भैया, ये कौन सा बात आप बोल दिए। मैं कोई दहेज लोभी आदमी नहीं हूँ, मुझे एक पैसा दहेज नहीं चाहिए। आपसे कोई डिमांड नहीं करनी है, जो आप स्वेच्छा से दे देंगे वह हमारा, बकिया आपका है। इस तरह की बात सुनकर के रमेश यादव बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, तब शादी तय हो जाती है तो पंडित जी को बुलवाइए और यहीं पर जो है दिन तारीख रख दिया जाए। एक पंडित जी को बुलाते हैं
और दिन तारीख शादी और तिलक का तय करते हैं। तो जैसे ही पंडित जी आते हैं तो पंडित जी ने कहा कि भाई पहले आप लोग दक्षिणा दीजिए, तब जा कर के आप लोगों का, दोनों लोगों का हम जन्म पंत्रिका का मिलान उलान करेंगे। पहले दक्षिणा दीजिए शुभ शुभ। तो 501 दोनों लोग जो है इनको मिला करके पैसा दे देते हैं। और देने के बाद पंडित जी ने दिन तारीख ठीक से विचार करके तब कहते हैं कि मई में बहुत बढ़िया लगन है, मई में बहुत ही शुभ लगन है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, तो मई में आप शादी कर लीजिए। तो ये मोहन यादव कहते हैं कि पंडित जी देखिए, जून में लगन देखिए, क्योंकि बेटा आएगा तो छुट्टी बराबर नहीं मिल पाती है, तो 1 महीना और थोड़ा काम कर लेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ पैसा वैसा भी हो जाएगा। तो पंडित जी कहते हैं अरे जून में क्यों आप करना चाहते हैं, जून में तो बहुत खतरा है, बहुत बर्बादी हो जाएगी, आपका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा, तो आप मई में करिए। मई में 12 मई को तिलक रखिए और 18 मई को विवाह रखिए। ये दोनों तिथि बहुत ही सुंदर है, इसमें किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है, आंधी बवंडर कुछ भी नहीं आएगा, एकदम साफ़ सुथरा मौसम रहेगा और आप लोगों का परिवार बहुत सुखी होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लोग पंडित जी की बातों में आ जाते हैं और कहते हैं कि चलिए ठीक है पंडित जी, जब ऐसी बात है तो ठीक है, हम लोग मई में ही कर लेते हैं। तो मई का डेट तय हो जाता है और मई में 12 मई 2019 को तिलक हो जाता है। तिलक तो बहुत शुभ शुभ बीत गया, सब अच्छा से बीत गया। और उसके बाद विवाह की बात आती है। तो इधर बारात वरात साज बाज करके मोहन यादव रमेश यादव के घर जाने के लिए तैयार होते हैं और पूरा लाव लश्कर के साथ इनका जो बारात था बेतिया ज़िले में रमेश यादव के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद अपना सेवा सत्कार जो भी हुआ, सेवा सत्कार के बाद फिर बारात जो है जैसे ही द्वार पर द्वार पूजा वगैरह लगा, द्वार पूजा लगने के बाद जब ये हुआ कि अब जो है शादी का समय आ रहा है तो शादी हो जानी चाहिए, तो शादी के लिए लड़के को बुलाया जाने लगा। तो लड़का वहाँ, ये कहते हैं ये बरनेत है, तो पहले लड़का जाता है मंडप में। उसी समय जो है मोहन यादव के मोबाइल पर फ़ोन आता है घर से गांव से कोई व्यक्ति किया था। उस व्यक्ति ने कहा कि मोहन भैया बड़ा गजब हो गया। तो मोहन भैया कहते हैं कि क्या बात है, आखिर आप साफ साफ बताइए ना। तो वह व्यक्ति कहता है कि भैया मोबाइल का स्पीकर ऑन तो नहीं है ना। तो कहे नहीं ठीक है बताइए। तो कहते हैं कि गोपाल की माँ गुजर गई, वो पत्तल लेने गई थी और उसी पत्तल में सांप था, सांप ने डस लिया और काफ़ी झाड़ फूंक और दवाई अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो गई, उनको बचाया नहीं जा सका। यह सुन कर के मोहन यादव काफ़ी दुखी होते हैं, लेकिन वह किसी को नहीं बताते हैं। अपने कलेजे पर पत्थर रख करके एक तरह से बेटे का विवाह संपन्न कराते हैं। जब पूरा विवाह संपन्न हो जाता है तो उसके बाद विदाई की रस्म शुरू होती है। तो विदाई के लिए रमेश यादव कहते हैं कि मोहन यादव से कि भैया कब कर दें विदाई। तो कह रहे थे कि जितना जल्दी हो सके विदाई कर दीजिए और जल्दी कीजिए। तो उधर बिटिया की रेखा की विदाई हो रही थी,
और इधर इस सदमे को मोहन यादव बर्दाश्त नहीं कर पाए। अंत में रमेश यादव को देख करके रोने लगते। तो रमेश यादव कहते हैं कि मेरी बेटी रेखा आपके घर बेटी बनकर जा रही है, आप इतने नेक इंसान हैं, फिर आप रो क्यों रहे हैं? मोहन यादव कहते हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही आंसू आ गए। फिर भी छुपाने का प्रयास करते हैं। तो रमेश यादव कहते हैं कि अच्छा ये बताइए कि फिर चौथी कब लेकर गए हैं आपके घर? शादी के बाद चौथी की रस्म होती है, जिसमें कुछ पहुरा वहुरा लेकर के लड़की पक्ष के लोग पहुंचते हैं वर पक्ष के घर। तो उसी दौरान जो है इनका सब्र का बांध टूट गया मोहन यादव का, और ये जोर जोर से रोने लगे। कहने लगे कि भैया आप चौथी क्या लेकर आएंगे, आप कफन लेकर आइएगा, और वो भी आज ही आइएगा। यह सुन करके रमेश यादव काफ़ी दुखी होते हैं और कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया भैया, आपने कुछ बताया नहीं और इस तरह से आप रोए जा रहे हैं। कफन क्यों? आप तो बहुत सभ्य इंसान लग रहे थे, लेकिन आप बेटी की विदाई होते ही आप इस तरह से बोल रहे हैं, तो आप मेरी बेटी की हत्या कर देंगे? तो मोहन यादव कहते हैं कि भैया ऐसी बात नहीं है, भैया ऐसी बात नहीं है। कुल मिला करके बात ऐसी है भैया कि गोपाल की माँ गुजर गई और रेखा कितनी अभागी है कि यह जब घर जाएगी तो इसको उतारने वाला जो नहीं होगा वह नहीं होगी। तो रमेश यादव भी काफ़ी दुखी होते हैं। लेकिन विदाई हो जाती है। विदाई होने के बाद थोड़ी ही देर बाद, लगभग 2 किलोमीटर ही बारात गई होगी, कि इसी बीच जिस गाड़ी में दूल्हा दुल्हन दोनों थे वह आगे जाकर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। एक आगे आने वाली गाड़ी से लड़ जाती है और दूल्हे की गाड़ी का जो ड्राइवर था वह मर जाता है, और साथ में रेखा भी ख़त्म हो जाती है। ऑन स्पॉट लोग ख़त्म हो जाते हैं। और जो दूल्हा था, दूल्हे का एक हाथ टूट जाता है। अभी एक दुख और दर्द की घटना समाप्त नहीं हुई थी, उसका दर्द कम नहीं हुआ था, तब तक दूसरा दर्द झेलने को मिल जाता है इन दोनों परिवारों को। फिर सास और बहू की एक साथ अर्थी सजाई जाती है और इन लोगों की चिता एक साथ लगाई जाती है और जलाई जाती है। फिर चिता जलाकर ये लोग आते हैं मोहन यादव के घर। तो मोहन यादव कहते हैं कि भैया ये सब तो हो गया, लेकिन अब तो हमारा दुख बहुत बढ़ गया है ना। हमारे घर तो कोई नहीं एक रोटी बना कर दे सके। तो जब ये लोग उनका चंपा यादव का और रेखा यादव का, दोनों लोगों का ये जो दाह संस्कार के बाद तेरही का कार्यक्रम करते हैं, इसमें बिना किसी पंडा पुजारी और बिना किसी पंडित के करते हैं। और उसके बाद तब इधर रमेश यादव कहते हैं कि नहीं भैया,
अभी हमारी एक बिटिया है रूबी। अब रूबी की शादी हम गोपाल के साथ करेंगे और तुरंत करेंगे, कल ही शादी होगी। एक सादगी भरे माहौल में फिर दूसरे दिन जो है रिश्तेदार सब मोहन यादव के घर आए हुए थे, उसी दौरान शादी कर दी जाती है बिना इस बात का इंतज़ार किए कि अक्सर हिंदू परिवारों में देखा जाता है कि शादी अगर कोई अशुभ हो जाता है या कोई मर जाता है तो मृत्यु के बाद कम से कम 1 वर्ष तक इंतज़ार करके उसके बाद शादी की जाती है। लेकिन इन लोगों ने इंतज़ार नहीं किया, बल्कि 13 के तीसरे दिन ही इन लोगों ने फिर से शादी कर दी और आज इनका परिवार सुखी हो गया और रूबी फिर से बहू बन करके मोहन यादव के घर आ गई। मोहन यादव सारे दुख को सहते हुए भी बहुत खुश हो गए और इन दोनों लोगों ने, जितने भी रिश्तेदार उपस्थित थे वहाँ, सब लोगों के साथ मिल करके इस बात का निर्णय लेते हैं कि आज से हम लोग, जितने लोग भी यहाँ हैं, सब लोग यह कसम खाते हैं कि आज के बाद से हम लोग किसी पंडित और लगन पत्री के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम लोग बिना लगन पत्री की शादी करेंगे। तो उसी दिन से वहाँ का वह यादव परिवार पूरी तरह से एक तरह से संकल्प लेता है कि आज के बाद हम लोग किसी प्रकार का इस तरह से ढोंग पाखंड आडंबर की शादी नहीं करेंगे और साधारण सी शादी करेंगे जो बिना लगन की होगी। और शादी इन लोगों की हो गई, दोनों परिवार फिर एक हो गए। ये रही आज की कहानी मित्रों। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी यह आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अभी पिछली वीडियो में 2 लोगों ने कमेंट किया था, जिसमें एक गोपाल कृष्ण मौर्य हैं गोवा से। धन्यवाद गोपाल कृष्ण मौर्य जी, आपको हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए। एक अमलेश कुमार मौर्य जी हैं जो यही सोनभद्र के रहने वाले हैं और पिकअप चलाते हैं, बहुत ही नेक इंसान हैं। उन्होंने भी कमेंट किया था। आपको भी उत्साहवर्धन के लिए ढेर सारा धन्यवाद और मंगल कामनाएं। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। कल रात 8 बजे मैं आपके साथ आपसे फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।